हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर में। ये हमारा टूल्स का अगला नेक्स्ट यानी सेकंड लेक्चर होगा टूल्स के बारे में, टूल्स ऑफ रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो मेनली अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। या आई सेक्शन में हमारे पास ऊपर भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर भी जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तभी इस लेक्चर को देखें, ठीक है। पहले फर्स्ट लेक्चर देखें इसका, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फिर इसके बाद इस लेक्चर को देखें जो कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर होने वाला है आज। तो एनसीईआरटी का हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले, अब बेसिक पढ़ने वाले एकदम लाइन टू लाइन, ठीक है। ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की वहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और स्टार मार्क भी लगाएंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा देखें, ठीक है, तो तभी आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। अगर आधे पे ही आप इसको स्किप कर देंगे तो आप लोगों को समझ आने वाला नहीं। तो इसलिए चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। अब क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या? अब क्लोनिंग वेक्टर से ही नाम आता है। सबसे पहले तो वेक्टर से ही नाम सुनो। हमने वेक्टर तीन चीज़ देखा था। हमने सबसे पहले हमें क्या होता है, वेक्टर चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है और हमें डीएनए चाहिए होते हैं, रिकमेंडेड एंजाइम्स मिल लीजिए। अब हमने एंजाइम्स के बारे में मेनली बात किया था, जो पिछला लेक्चर था हमारा, इससे पहले वाला लेक्चर उसमें मेनली, उसके बाद का लेक्चर है ये, इसलिए मैं पहले पहला लेक्चर वो देख लेना फिर ये देखना। ये हमारा आज का ये थर्ड लेक्चर होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहले वेक्टर। अब वेक्टर यहाँ पे हम प्लाज्मिड मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने पहले ही कहा था वेक्टर जो हम यूज़ करेंगे प्लाज्मिड यूज़ करेंगे। अब देखो जो वेक्टर्स हमें चाहिए होता है ना, चाहे एनिमल्स का ले ले, ठीक है, एनिमल्स की क्लोनिंग करनी हो या हमें प्लांट्स की क्लोनिंग करना हो या किसी की भी क्लोनिंग करनी हो हमें, तो हमें हर तरह के अलग अलग वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मेनली यहाँ पे मेनली कहा गया हमें अगर जैसे इकोलाई का करना होता है तो हमें ले लेते हैं हम किसका, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज में ले लिया यहाँ पे। तो यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट। पहले से आप जानते हो कि प्लाज्मिड्स हो गया हमारे पास, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज में हमारे पास एबिलिटी होती है किसकी, रिप्लिकेशन करने की, रिप्लिकेट करने की। अब रिप्लिकेट करने की विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, यानी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। क्या होता है, हम जैसे डीएनए ले लेते हैं, डीएनए और एक फॉइजन डीएनए ले लेते हैं, इधर होस्ट सेल्स ले लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। मतलब कंबाइन करते हैं कब, प्लाज्मिड्स को लेके हम यानी वेक्टर्स को लेके फिर हमने किसमें, होस्ट सेल्स में डाल देते हैं। जैसे हमारे पास होस्ट सेल्स इकोलाई हो गया उसमें हम डाल देते हैं। तो ऐसे हमने यही तक पढ़ा था मेरी पीछे क्लास में। तो आगे हम ये देखते हैं कि द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम डीएनए। अब द बैक्टीरियल सेल्स को जो इंडिपेंडेंट कंट्रोल जो होता है हमारा मेनली क्रोमोसोमल डीएनए पे होता है। ये तो सबका होता है, क्रोमोसोमल डीएनए की बात किया तो सब में कंट्रोल तो इसी का होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज बिकॉज देयर हाई नंबर पर सेल, अब देखो इसकी नंबर होती है, ठीक है। कुछ इसका अगर कहा जाए तो कैसे बेस पेयर होता है, कुछ इसका कॉपी नंबर होता है जिसको कोडिंग या इनकोड करना हो। तो बैक्टीरियोफाज में हमारे पास क्या होता है कि हाई नंबर ऑफ पर सेल होते हैं और वेरी हाई इसके पास क्या होता है, कॉपी नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है इसके जीनोम का, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स का मेनली कहा जाता है। कुछ प्लाज्मिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके एक या दो कॉपी उसमें होते हैं पर सेल कहा जाए तो, यानी एक या पर वन या टू, मतलब पर सेल में क्या होते हैं, कॉपी होते हैं इसके। अदर में हैव द, अगर दूसरे में कहा जाए तो 15 से 100 के कॉपी पर सेल माना जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास कुछ, अगर हमारे पास जैसे अगर कोई हमारे पास क्या है, कोई जीनोम है तो उसमें बैक्टीरियल सेल्स में जो कॉपी नंबर होते हैं, मेनली प्लाज्मिड्स में, मेनली प्लाज्मिड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सम प्लाज्मिड्स में क्या होता है हमारे पास एक या दो से दो कॉपी नंबर होते हैं, लेकिन कुछ और भी अलग हो जाते हैं हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल हम बैक्टीरियोफाज भी ले सकते हैं, तो बैक्टीरियोफाज में हमारे पास क्या हो सकता है, 15 से 100 कॉपी पर सेल हो सकता है। जरूरी नहीं कि बैक्टीरियोफाज में हो, अदर दूसरा भी हमारे पास कोई वेक्टर्स हो सकता है। मेनली हम इस दो वेक्टर का बात करते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनसीईआरटी में जो बात की गई कौन से दो वेक्टर की बात की गई। ऐसे तो वेक्टर्स हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। देयर नंबर्स कैन गो अप, गो इवन हायर। तो ये जो नंबर होते हैं कॉपी नंबर, ये और आगे तक भी जा सकते हैं। जैसे हमने अगर 15 से 100 लिए तो ये 1000 में भी जा सकते, 4000 जा सकते हैं, 3000, कुछ भी जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग वेक्टर पे डिपेंड करता है। इफ वी आर एबल टू लिंक द एलियन पीस ऑफ डीएनए, अब एलियन पीस यानी बाहर से जो कोई आया, यानी फॉरिजन डीएनए हमारे पास आया, तो विद बैक्टीरियोफाज के साथ, बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड्स की बात करें तो हमने अलग से जो फॉरिजन डीएनए था यानी एलियन जो पीस डीएनए का था हमारे बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड्स का, उसको हमने क्या किया, उसका मैंने वी कैन मल्टीप्लाई इट्स इक्वल नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। हमने इसको
जितना कॉपी नंबर था उसके ऊपर हमने इसको क्या किया, सेल डिवीजन करवा दिया, यानी मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज को दोनों को देखो साथ लेके चला जा रहा है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। तो वेक्टर्स यूज्ड एट अ प्रेजेंटली यूज किया जाता है इंजीनियर्ड इन सच अ वे डेट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ पॉइजन डीएनए। अब वही एलन यहाँ पे यूज करिए, यहाँ पे पॉइजन डीएनए यूज किया जाता है, तो बात एक ही है यहाँ पे। तो सिलेक्ट किया गया रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट में। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम अब आरडीटी ही पढ़ रहे हैं मेनली, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात आ रही है। ठीक है, अब वो क्या होता है वो पढ़ने के लिए आपको पिछले लेक्चर जरूर देखना चाहिए, तभी आपको इस ये लेक्चर देखना चाहिए और लेक्चर पूरा देखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पे हम अगर कुछ प्रोसेस हमारे पास इसके ना, अब हमारे पास क्या होते हैं, इस क्लोनिंग वेक्टर के प्रोसेस है, 1 बाय 1 स्टेप हमारे पास। अब देखो क्या है स्टेप, द फ्लोइंग आर द फीचर्स डेट आर रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। अब इसको फैसिलिटेट किया गया क्लोनिंग इनटू वेक्टर में। सबसे पहले आ जाता है हमारा ओराई, जिसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कह देता है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओरिजिन ओराई पूछ रही है, ओराई क्या होता है, तो ओराई हमारा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, शायद आई थिंक पूछा भी गया। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड आएगा सिलेक्टिबल मार्कर, तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्लोनिंग साइट्स आ जाते हैं, तो ऐसे ही तो होता है हमारे पास क्लोनिंग साइट्स होते हैं। तो ये मेनली हमारे पास 3 स्टेप दे रखे हैं, आगे हमें 4th स्टेप नहीं देती। 4th स्टेप हमारा आता है जो कि हमारा आता है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन अ प्लांट। और अब देखो प्लांट और एनिमल के लिए अलग चीज़ होता है, उसके बाद हम अलग पढ़ेंगे, ट्यूमर हो गया, कैंसर सेल हो गया, वो हो गया। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं, ये 4 स्टेप मेनली देखने वाले हैं हम इसके बाद में। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर का। तो ये सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे PBr322 दे रखा है, जैसे हमारे पास PBr322 जो से प्लाज्मिड ले रखा है इन्होंने, वैसे हमारे पास और भी हो जाता है। PBr322 हमारे पास 25 होता है, 325 हो गया, 327 हो गया, 328 हो गया, 345 और भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो लेकिन हमने मेनली जिसको लेके काम किया वो हमारा PBr320। अब PBr322 है क्या, अब ये साइंटिस्टों के नाम पे भी लिखा रखा गया मेनली। ठीक है, 322 तो हमारा नंबर है मेनली, नंबर है। लेकिन P4 क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ये चीज़ याद रखना। अब जिसने डिस्कवरी की थी ना उसके मिल उसका नाम दिया गया है। इस पर B4 बॉलीवर आ गया, B4 ठीक है, B4 बॉलीवर आ गया, R4 रिंगीज आ गया, रॉड रिंगीज आ गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RODRIGUENEZ, रॉडेनग्यूज आ गया। ठीक है, यानी कि अगर कहा जाए मेनली 1977 में बॉलीवर एंड रॉडेनग्यूज ने इसकी डिस्कवरी की थी प्लाज्मिड को लेकर। लेकिन प्लाज्मिड जो वेक्टर दिया था मेनली इसे किसने दिया था, तो ये मेनली हमारा विलियम हेज था, एक लीडरबर्ग था, उन्होंने क्या किया था 1952 में हमारे इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 8 सीक्वेंस होते हैं हमारे पास। यहाँ पे गिनती कर सकते हैं आप। इसको याद रखने के लिए हम कई सारे तरीके बना सकते हैं, हम याद रखने का कई सारे तरीके बना सकते हैं, जैसे बैम साल फुस फर्स्ट इकोराई कॉल हिंड, ऐसे करके हम बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ देखो ओराई की बात करें तो सबसे भी ये देख लो, ये एंटीबायोटिक है हमारे पास, ये एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासिलिन हो गया, ये चीज़ हमें देखना है। यहाँ से ओराई हो गया, तो ओराई हमें इसकी बात बाद में करेंगे, तो ओराई हो गया। अब ये काला हिंड ये करके ऐसे ही करके बहुत से तरीके अलग अलग है, आप अपने तरीके बना सकते हैं याद करने के। मैं हमेशा प्रेफरेंस करता हूँ कि आप अपने खुद के शॉर्टकट बने, वरना इसको याद करने की, पूरे सीक्वेंस को याद करने की कुछ सीक्वेंस है, जैसे बैम H1 हो गया, बैम H1, ठीक है, बैम साल फुसू, ठीक है, फर्स्ट फुसू इकोराई काल हिंड आ गया, हिंड। अब हिंड हमारे हिंड आ गया थर्ड, बैम 1। तो इसको याद रखने का कुछ सीक्वेंस बना सकते हैं। अब मैं इसको समझाने वाला, देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक दिया हुआ है दो, यहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन। इसका देने का एक कुछ रीज़न, क्या रीज़न है मैं भी बताऊँगा आपको, पहले पढ़ते हैं ओराई के बाद में। तो यहाँ पे हमारा ओराई दे रखा है, ये ओराई होता क्या, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रिप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells। मैंने कहा क्या गया, देखो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो है ना हमारा, अब रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है किसी भी पीस ऑफ DNA में, मतलब एंड स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ DNA, किसी भी सीक्वेंस में ले लिया हमने। अब ये रिप्लिकेट करता है होस्ट सेल्स के अंदर, यानी कि रिप्लिकेट करना डिवीजन करके अपना फैलता है।
दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। ये जो सीक्वेंस होता है मतलब हमारे पास ओरिजिनल वेरिफिकेशन है, ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को। ये चीज़ हमें याद रख लेना। एक चीज़ टेढ़ा हो गया, एक मिनट। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना। सबसे पहली बात तो ये हो गई, हमें एनसीईआरटी फॉलो करें, मैं इसलिए एनसीईआरटी बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज, तो इसके पास बहुत सारे कॉपी आता है। ये जो मैंने बताया ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, तो इसमें भी हमें ध्यान देना। तो ये कंट्रोलिंग करता है कॉपी नंबर को, तो ये लिंक होता है डीएनए से हमारे पास, ठीक है। सो द इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज टू टारगेट, अब बहुत सारे कॉपीज होते हैं जो कि टारगेट करते हैं हमारे पास, किसके, टारगेट डीएनए के साथ। अब जो भी टारगेट डीएनए हमारे पास उसके साथ, अब मैं कौन सा, ये हमारे पास वेक्टर्स, वेक्टर के अंदर घुसा, ये वेक्टर वाला था किसी के अंदर, होस्ट वाले के अंदर। इफ शुड बी द क्लोन द वेक्टर हु सपोर्ट द हाई कॉपी नंबर, अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है और आई एनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, उसका कॉपी नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखना है। कुछ खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता, इसलिए मैं नहीं होता। हमारा सिलेक्टिबल मार्कर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है ना हमारा, एक से दूसरे पे भेजा जाता है ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का ही हेल्प लिया जाता है मेनली, ठीक है। इसका डायग्राम भी हमें दे रखा है, तो हम वो भी देखने वाले। इन एडिशन टू द और आई द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टिबल मार्कर विच हेल्प्स इन अब और आई क्या होता है, अब इसको आइडेंटिफाई कौन करता है मेनली, अब सिलेक्टिबल मार्कर चाहिए ना। अब हमें कहाँ से किस सीक्वेंस को काटना है, जैसे हमारे पे PBR 322 दे रहा है, कहाँ से किस सीक्वेंस को काटना है हमें ये चीज़ याद। ये एंटीबायोटिक देने का मेन मकसद ही होता है। अगर एंटीबायोटिक इसका ना, इसको क्या कहता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, कि अगर यहाँ से इस एंटीबायोटिक को या यहाँ से इस एंटीबायोटिक को निकालते हैं, फिर इस पर हमें अगर अटैक करें तो ये होएगा नहीं, काम नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है, एक चीज़ याद रखना है इसको। In addition to origin or I, the vector requires a selectable marker which help in identifying or eliminating the non-transformants। अब देखो आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करता है वहाँ पे किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमारे पास जो होता है कौन, डीएनए। एंड सेलेक्ट कर लेता है परमिटिंग ग्रोथ, फिर उसको ग्रोथ वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस वही आता है कि एक तरह का ये प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे पास कोई डीएनए का जो पीस होता है वहाँ से इंट्रोड्यूस यानी होस्ट में से वहाँ पे निकाला जाता है। ये हम पहले सेक्शन में, मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ जो बच्चा होगा हम आगे पढ़ेंगे। यू विल सी द प्रोसेस द सब्सिक्वेंट सेक्शन नॉर्मली द जीन्स इन, अब देखो जीन की बात करें, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जीन के कोडिंग में भी अब जीन में क्या होता है, अब जीन के अंदर एलील होता है, ये चीज़ अलग है। जीन के इनकोडिंग में कोडिंग में दोनों में ही हेल्प करता है। मेनली क्या कौन हेल्प करता है, मेनली इनकोडिंग में मेनली कौन हमारे पास, रेजिस्टेंस के लिए यानी बचाने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक। अब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हो सकते हैं, क्लोराम्फेनिकोल हो गया हमारे पास, टेट्रासाइक्लिन हो गया, हमारे केनामाइसिन आ गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हमें देखते हैं यहाँ पे मेनली हमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दे रखा है। एम्पिसिलिन हमारे फर्स्ट PBU में दे रखा है, BAM H1 में हमारे पास, उस साल में हमारे पास टेट्रासाइक्लिन दे रखा है, ये चीज़ हमें दे रखा है। आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टिव, अब ये हमारे पास सिलेक्टिबल मार्कर यानी कि एक तरह से क्या करते हैं, रजिस्टर्स का काम करते हैं, बचाते हैं। अगर इसको हम यहाँ निकाल देना तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, इसको हम ये निकालते इसलिए रखते हैं, अगर इसी एंटीबायोटिक का यूज़ करके यहाँ से हम काटते हैं तो ये परमिशन देता है, मेनली परमिट देता है कि हाँ आप आओ यहाँ पे, आप कट करके से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस सेलेक्ट करने का परमिशन दे देता है कौन, हमारे पास एंटीबायोटिक जो दे रखे हैं यहाँ पे। तो यूजफुल सिलेक्टिबल मार्कर कहलाते हैं फॉर इकोलाई के लिए। एंड द नॉर्मल इकोलाई जो सेल्स होता है जो मेनली डू नॉट कैरी, अगर मैं यही चीज़ अगर एंटीबायोटिक यहाँ से तो कट करने देगा, बिल्कुल नहीं करे देगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, काम ही नहीं हो पाएगा, काम सारा खराब हो जाएगा मेनली अगर कहा जाए तो। यहाँ लिखा हुआ है ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑफ दिस एंटीबायोटिक, अगर ये नहीं रहेगा ना एंटीबायोटिक तो रेजिस्टेंस ही नहीं हो पाएगा, बचा ही नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे ये रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस मेनली आपसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब नाम पूछ सकता है, ये इसका काम क्या होता है, ये चीज़ दिया गया, नहीं रहेगा तब क्या रहेगा, ये चीज़ भी दिया। क्लोनिंग साइट्स में हमारे पास इन ऑर्डर टू लिंक द एलिन, अब एलिन यानी फॉइजन डीएनए की बात करें, बाहर से जो एलिन आ गया हमारे पास डीएनए आ गया, एलिन नहीं आ गया डीएनए आ गया, ठीक है। द वेक्टर नीड्स ऑफ द एलिन डीएनए की बात करें, द वेक्टर नीड्स टू हैव द वेरी फ्यू एंड प्रीफरेबली सिंगल रिकॉग्नाइजेशन सेट। अब देखो ये ना मल्टीपल सेट से नहीं करता, हमने पहले ही कहा था, जो हम जहाँ से हमने अगर फर्स्ट एंजाइम जो था हमारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम जो था हमारा, जो काट रहा था किसमें से, प्लाज्मिड से, प्लाज्मिड में से जो सेक्शन से काटा था, जैसे फर्स्ट पोजीशन से काटा था, तो उसमें भी डीएनए में भी जो हमारा एलियन डीएनए था वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन से काटा था, तभी तो अगर फर्स्ट पोजीशन से काटेगा तभी तो जाके सेट हो पाएगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो सेट कैसे हो पाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम का हमने वहाँ पे यूज़ किया था, तो ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था।
तो यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट यानी पहचानने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का। ठीक है, तो ये एंजाइम का नाम पूछ सकता है आप लोगों से, तो कौन से साइट्स का एंजाइम का मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, अगर हमें यहाँ पे बहुत सारे टोटल 8 देखा जाए तो मेनली हमें मिल जाते हैं। सेवरल वेक्टर विल जनरेट द सेवरल फ्रेगमेंट्स, हमें अलग अलग वेक्टर में अलग अलग क्या मिल जाते हैं, फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ से हमें मेनली ना एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की काम है। ठीक है, तो मेनली इस चीज़ का काम करेंगे। ठीक, और आए वाले में यहाँ से कट करेगा, एम्पिसिलिन में मेनली यहाँ से कट कर सकता है, मैम H1 में यहाँ से कट कर सकता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो विच विल बी कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, अब ये कॉम्प्लिकेट होता है हमारा जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है हमारे पास जीन क्लोनिंग में, हमारे पास फिगर में, इस फिगर में दिखाएगा। अब ये फिगर में आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ मैं यहाँ पे पहले पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते थोड़ा। इकोलाई जो हमारा इकोलाई में इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इकोलाई का। शोइंग द रिस्ट्रिक्शन साइट्स हमारे पास हिंड, इको R1, बैम H1, साल, PBU, PST यानी क्ला और आई आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रोप कोड्स ऑफ द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द प्लाज्मिड। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो बनने के चांसेस हो जाते हैं। द लाइगेशन ऑफ एलिन DNA is carried out at any restriction site present in one of the two antibiotic resistance, यानी एक से ज़्यादा यानी वन और तो 2 रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स कहते हैं अब रेजिस्टेंस कर रहा है ना, बचाव कर रहा है, मेनली परमिशन ही नहीं देगा। अब गेट पे कोई चौकीदार खड़ा है तो उसको अंदर कैसे जाने देगा, तो उसके पास परमिट रहेगा तब तो है, सेम जान पहचान है तब तो जाने देगा। ठीक है, या कुछ है तो बिल्ली ये यहाँ पे अगर कहा जाता है एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। फिर अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर लाइट कर लेते हैं हम पॉइजन DNA को मैम H1 साइड पे, तो टेट्रासाइक्लिन क्या होगा, रजिस्टर करेगा उस जीन को वेक्टर में PBR 322 में। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होगा वो लूज कर देगा, अगर हम वहाँ से अगर निकाल दें इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को, तो वहाँ पे तो क्या होगा, इंसर्शन मेंबर पॉइजन DNA जाएगा बट कैन स्टिल सिलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA हो जाएगा। फिर प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा ना, परमिट ही नहीं मिलेगा, काम खराब हो जाएगा उसका। तो मीडियम तो कुछ मीडियम चीज होता है जो एंटीबायोटिक जो आता है हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरह से बड़ी स्टेज का काम करता है इसलिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोइंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग द मीडियम, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, वो यही काम कर दिया ना। अगर हम यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ, जैसे अगर मेरे पास दोनों को मैं मान ले लूँ, ठीक है, नॉर्मल में और एक टेट्रासाइक्लिन को डाल दूँ, तो मेनली क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन कट जाएगा, नॉर्मल वाला आ जाएगा। तो वही वाली बात की गई यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बोला गया, दोबारा पढ़ लेते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम एंड द ट्रांसफर ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। मतलब वही बात की, अगर हमारे पास 2 ऐसे टब ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने नॉर्मल वाटर में अगर हमने डाल दिया ट्रांसफॉर्मेशन को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाने देगा। लेकिन वही अगर हमने नॉर्मल वाटर में टेट्रासाइक्लिन को ये कर दिया, तो हमें क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन काट देगा और नॉर्मल में नॉर्मल को जाने देगा। ये चीज़ हो गया हमारे पास। तो ये चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान रख लेना। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन डेट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ पे ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे हमें ध्यान है। और रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन, रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा एम्पिसिलिन में, लेकिन कंटेनिंग मीडियम करेगा, कंटेनिंग मीडियम, तो एम्पिसिलिन सेम मीडियम चाहिए होगा। लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन मीडियम है तब तो नहीं जा पाएगा ना। तो ये चीज़ रखना, अपोजिट वाला नहीं होना चाहिए, अपोजिट वाला नहीं होना चाहिए, सेम वाला होना चाहिए। ऊपर भी यही था, यहाँ भी हमारे पास ये है। बट द नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारा विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएगा इसे। इस ऐसे कंडीशन में अगर दोनों अपोजिट रहा तो हमारे क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएगा। तो इन द केस ऑफ वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स द सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ हेल्प करता है, कौन, एंटीबायोटिक चीज़ हेल्प, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे पास होता है ना, वो हेल्प कर देता है। वेयर इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है आप लोगों से। वेयर क्या था यहाँ पे, अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होता है हमारे पास इनएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलिन DNA एंड हेल्प्स करता है उसको सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट में हेल्प्स कर देता है। ये पॉइंट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना। तो मेन यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे हमारा, ठीक है, क्योंकि वो ही तो सब कुछ हेल्प कर रहा है। वो रेजिस्टेंस का काम अगर तो सिलेक्ट करने में भी हेल्प वही करेगा ना, ठीक है।
अब फिर हमारे पास सिलेक्शन ऑफ रिकमेंडेंट की बात करें। अब सिलेक्शन ऑफ रिकमेंडेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक कुम्बरजोम in a combination procedure because it requires the simultaneous plating the on two plates having the different antibiotics. Therefore, the alternative selectable markers have the been developed which differentiate recommended from the non-recommended. अभी differentiate करता है alternative ये लेके लगा था alternative वन बाय वन 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 एक करा एक छोड़ के एक छोड़ के एक करा एक करा फिर एक छोड़ के फिर एक करा ऐसे करके मतलब वो क्या करता है वो अल्टरनेटिव मैनर में करता है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर देता है जिसको हम रिकमेंडेंट से नॉन रिकमेंडेंट अगर मान लिया जाए अगर कहा जाए ऐसे तो एक रिकमेंडेंट हो गया एक नॉन रिकमेंडेंट हुआ तो रिकमेंडेंट से नॉन रिकमेंडेंट में चले जाता है। ये बेसिस एबिलिटी प्रोड्यूस करता है कलर को, ठीक है, जो कि प्रेजेंस होता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। अब क्रोमोजेनिक सब्सटेंट क्या होता है अब देखो क्रोमो ही नाम आ गया क्रोमो। अब क्रोमो वर्ड कहाँ से है क्रोमोजोम से है, जेनिक आ गया तो क्रोमोजेनिक यानी क्रोमोनोम क्रोमोजोम से आया, जेनिक जो नाम है जीन से आए जीनोम से आए। तो एक चीज याद रखो अब लीक ऑपरेंट को हमारा जो जो था ना हमारा टॉपिक वो भी हमने लेक्चर दे रखा है तो वो भी जाके देख सकते हो उसका यहाँ पे भी योगदान है क्योंकि हमारे पास बीटा ग्लैक्टोज का भी आ चुका है। तो बीटा ग्लैक्टोज का काम वहाँ पे कैसे होता है तो वो भी देखेंगे। अभी जब हम एड्स के बारे में कैंसर देखेंगे कैंसर मेनली देखेंगे तो उसमें देखेंगे रेक्ट्रोवायरस का यूज देखेंगे मेनली। अभी हमने वो लेक्चर किया नहीं इस टॉपिक के बाद मेनली जनरली हम कोशिश करेंगे कि बायोटेक खत्म करने के बाद हम उसको स्टार्ट करें। इन द रिकमेंडेड डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ। अब कोडिंग सीक्वेंस में किसका हेल्प करते हैं एक एंजाइम लेते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंसर्शन में यानी कि इंसर्ट करने में। वहाँ पे ऑन ऑफ स्विच हमने पढ़ा था लेक ऑपरेंट में तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। This result into inactivation of the gene for synthesis of this enzyme we refer to insertional inactivation कह देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा योगदान हो जाता है इसका इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर। अब इस कौन सा कलर हो जाता है ब्लू कलर होता है। अभी कलर की बात की थी तो कौन सा कलर होता है ब्लू कलर हो जाता है। ये चीज़ याद है अगर हम इस एंजाइम का यूज़ करते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को अगर मतलब इनएक्टिवेशन में यानी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में तो ये प्रेजेंस होता है हमारा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो प्रेजेंस होगा वो कलर देगा हमारा प्लाज्मिड के कॉलोनी में यानी बैक्टीरिया में। तो कौन सा देगा ब्लू कलर देगा। लेकिन इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव अ इंसर्ट तो लेकिन बैक्टीरिया क्या हो जाएगा जा नहीं पाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन का हम यूज़ करते हैं इसमें इसीलिए इसको डालने के लिए यूज़ करता है अगर नहीं जाता है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्लोनी जो होता है फिर भी प्रोड्यूस नहीं करता है। देखो अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा प्रॉब्लम आ गया हूँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो क्या है कि हमारे पास क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट तरह से क्या होता है रिएक्शन को आगे लेके जाता है तो हमारे पास वो ब्लू कलर देता है। जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो है ना वो हमें ब्लू कलर दे देता है किसमें प्लाज्मिड में। लेकिन अगर बैक्टीरिया अगर हमें इंसर्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या किसका यूज लेंगे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन का यूज कर लेंगे उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट यानी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में यूज करेंगे उसका, ठीक है। तो रिजल्ट हमें मिलेगा क्या लेकिन उसमें क्या होता है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा फिर, ठीक है। वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो यहाँ लिखा है ना साफ लिख दिया डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इन द आइडेंटिफाई रिकमेंडेड कॉलोनीज आ जाती है तो। लेकिन नॉन रिकमेंडेड आ जाएगा तो वो कलर प्रोड्यूस कर देगा लेकिन रिकमेंडेड में हमें कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ब्लू कलर का कहा गया है वो हमें प्रेजेंट करता है तो ये चीज़ पूछ सकता है। लेकिन रिकमेंडेड में कौन सा कॉलोनी हमें कलर प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का हमने एंजाइम का यूज़ किया। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं इसको हम और अच्छे से बताएंगे। आप लोग नोट्स बोर्ड पे करवाएंगे ना तो और अच्छे से इसको बताएंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग जीन के बारे में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा हमारा। तो वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग अब देखो सब पूरा काम हो गया। अब इसको क्या करते हैं अब वेक्टर्स को हम ना क्लोन जीन्स को हम डालते हैं प्लांट या एनिमल सेल्स के अंदर मेनली। अब देखो प्लांट और एनिमल सबका तो अलग अलग वेक्टर यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो यही बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो You may have surprised to know that they have learned the lesson that transferring gene into plants and animals, the bacteria and virus have been known this from ages. Other deliver gene transfer in eukaryotic cells and force them to do the bacteria or virus wants. कुछ खास नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस का हमने एग्जाम्पल लिया अगर पैथोजन मान के चलें, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस का तो हमें बहुत सारे डाइकोट जो मिली प्लांट्स होते हैं ना उसमें डिलीवर करने में यूज़ करते हैं,
ठीक है, डीएनए को डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए कहते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल में, जैसे ट्यूमर डीएनए कह सकते हो। ठीक है, ये मेनली कैंसर को प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तो मेनली हम उसमें भी यूज देखेंगे कि उसमें कैसे यूज़ किया जाता है उसका। ठीक है, तो ट्यूमर का मेनली यूज़ करते हैं, ट्यूमर डीएनए हमारे पास हो गया, ट्रांसफॉर्म डीएनए। इस ट्यूमर डीएनए जो सेल्स होता है हमारा डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकली एंड पैथोजन में। ठीक है, सिमिलरली अगर कहा जाए तो रेक्ट्रोवायरस वैसे हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, जिसमें एबिलिटी होती है किसमें, नॉर्मल सेल्स में कैंसरस सेल्स करने की। रेक्ट्रोवायरस काफ़ी खतरनाक सेल्स होता है, रेक्ट्रोवायरस में यूज़ करते हैं, वायरस की कॉज करता है। ए बेटर अंडरस्टैंडिंग आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन, तो ये हमें जीन की भी है सारे के सारे जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये वेक्टर है हमारे पास में, प्लांट्स में अलग होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ये वेक्टर का ये पढ़ रहे हैं, वेक्टर है हमारे पास। तो ए बेटर अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजन इन दिस यूकेरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल्स ऑफ पैथोजन्स इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन्स इन इंटरेस्ट टू ह्यूमंस। द ट्यूमर इंक्लूडिंग टीआई प्लाज्म, अब देखो ट्यूमर इंक्लूडिंग यानी टीआई प्लाज्मिड्स का मेनली यूज़ कर लेते हैं किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरिफिसेंस में। इसका हम ना नेक्स्ट जो हमने एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे, जैसे बीटी टॉक्सिन हम जो बनाते हैं, बैसिलस थ्रोजनिस बनाते हैं, उसमें भी यूज़ किया था हमारे पास वेक्टर्स का, तो कैसे यूज़ करते हैं वहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारे फिलहाल यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, यानी जिसमें हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरिफिसेंस का यूज़ कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई करके हम आगे प्रोसीड करते हैं, विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक प्लांट्स बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म ऑफ डिलीवर जीन्स। तो जीन्स को डिलीवर करने के लिए मेनली यूज़ किया है पैथोजेंस का, तो यूज़ इसीलिए किया ही जाता है, मतलब सॉरी वेक्टर्स का मेनली यूज़ किया ही जाता है इसका मेनली। ठीक है, सिमिलरली the retrovirus have been also disarmed and now used to deliver the desirable genes into animals। अब जो डिजायरेबल जीन्स होती है उसको इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं एनिमल सेल्स में। वंस द डीएनए फ्रेगमेंट हैव बीन लाइगेटेड एंड टू सुटेबल वेक्टर इज ट्रांसफर इनटू द बैक्टीरियल प्लांट एंड एनिमल होस्ट सेल्स, तो इसे मल्टीप्लाइज किया था। मेनली ना सारा का सारा जो हमने अभी पढ़ा है ना मेनली, ठीक है, अभी तक हमने प्लाज्मिड्स के में पढ़ा था कि हमने मेनली वेक्टर, तो हमने मेनली अलग अलग जैसे प्लांट चाहिए, एनिमल चाहिए, तो सब में हमें अलग वेक्टर की ज़रूरत होती है। तो अभी जो हमने मेनली सीक्वेंस पढ़ा, प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो ट्यूमर जो यूज़ किया था हमने, ट्यूमर जो कैंसरस सेल था हमारे, ट्यूमर प्लांट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ किया था, रेट्रोवायरस भी हमने पढ़ा, तो ये मेनली हमारे पास हो क्या जाता है, ये वेक्टर्स हो जाते हैं मेनली। ठीक है, इस सीक्वेंस को अगर जानता हूँ बहुत लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेनली यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन ये पूछता है एग्रोबैक्टीरियम वाला सेक्शन से पूछ लेता है कि इसका हेल्प लिया जाता है, किस मेनली इसका, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरिफिसेंस का हेल्प लिया जाता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। कौन से डाइकोट प्लांट्स का यूज़ किया था हमने, टीआई प्लाज्मिड्स में यूज़ किया हमने, और डीएनए यानी हमारे पास क्या होगा, ट्यूमर डीएनए का यूज़ किया हमने, और हमने रेक्टोवायरस का भी यूज़ किया। एनिमल सेंस में, प्लांट्स में तो हमने किसका, ट्यूमर का मेनली यूज़ किया था। इसमें हमने जो एनिमल में यूज़ किया हमने रेक्टोवायरस का मेनली यूज़ किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये चीज़ बताया गया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरिफिसेंस का टीआई प्लाज्मिड में हमने यूज़ किया था, ये हेल्प करनी, देखो वेक्टर क्या करता है, हेल्प करता है आगे ले जाने, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। अब कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम या योग्य। अब ये होस्ट जो होता है, क्या जो हमने अभी तक प्लाज्मिड्स जो हमने मैंने लिया हमने वेक्टर, क्या उसके अंदर जाने लायक है या नहीं है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसके अंदर या नहीं, यानी कि जा सकता है क्या नहीं, तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो कॉम्पिटेंट होस्ट यानी कि फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकमेंडेड डीएनए। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, अब डीएनए क्या होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक। देखो एक होता है, हम पढ़ते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया का मतलब ये डरना होता है, तो हेड टेल मेनली पढ़ लेते हैं, वो बात अलग की आती है। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है जो कि डरता वरता नहीं है, सीधा घुस जाता है। तो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, अब ये देखा जाता है मेनली ऑर्डर, यानी कि जहाँ से काटा होगा ना वहीं से तो जाएगा मेनली, इन ऑर्डर टू द, अब क्योंकि देखो जिस होस्ट के अंदर डालेंगे ना, जिस होस्ट के अंदर डालेंगे, जैसे ई कोलाई का ले लेते हैं, तो ई कोलाई के अंदर डालेंगे तो खुद का भी तो डीएनए होगा, उसके पास खुद का भी तो डीएनए होगा। ठीक है,
इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया, उसको फोर्स करेंगे, इन ऑर्डर टू फोर्स टू बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड्स द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी फर्स्ट टू मेड द कॉम्पिटेंट। अब देखो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम होगा तभी तो जा पाएगा, नहीं हो पाएगा तो कैसे चले जाएगा। तो वेक्टर्स मेनली यूज़ करने का हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम एज इट इज़ वो वेक्टर यूज़ करता है, सबके लिए अलग वेक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हम ई कोलाई के लिए हमने प्लाज्मिड्स की यूज़ किया, तो ऐसे हमें एनिमल्स के लिए हमने रेक्टोवायरस यूज़ किया, और उसके लिए हमने प्लांट्स के लिए ट्यूमर हमने यूज़ किया था। तो वैसे हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास भी तो वो सारे उसमें एनिमल्स या हमारे प्लांट्स के कॉम्पिटेंट थे। यहाँ पे हमने किसका कॉम्पिटेंट किया, हमने ई कोलाई का कॉम्पिटेंट हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड्स होता है। अब ये प्लाज्मिड जो होता है हमारे पास ये कॉम्पिटेंट होता है, यानी कि सक्षम होता है इसमें ट्रांसफर करने में, हमारे पास योग्य करने में, जाने में सक्षम होता है किसमें, होस्ट की सेल में। तो दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। तो इसमें एक कुछ कंसंट्रेशन होता है, डाइवेलेंट केटाइनेशन कहते हैं। डाई का मतलब ही होता है डाइवेलेंट केटाइनेशन, केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब हमें कैल्शियम क्लोराइड का मेनली यूज़ करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होते हैं तो मेनली, तो कैल्शियम विच इंक्रीज द एफिशिएंसी। अब कैल्शियम क्या करता है इसके एफिशिएंसी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, डीएनए इंटर्स, अब डीएनए इंटर करेगा किसके, बैक्टीरियम के हमारे पोर्स में, सेल वॉल में मेनली बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल कहीं जाने के लिए कुछ जैसे हमारे बॉडी है तो प्रोटेक्शन, जैसे सेल हमारे अंदर सेल, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, सबसे पहली बात ये चीज़ याद रखना। तो हमारे पास क्या होता है, पोर्स होते हैं, सेल वॉल होते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है कैन बी फोर्स्ड इनटू द सेल बाय इनक्यूबेटिंग द सेल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोड बाय प्लेसिंग द ब्रीफली। अब इसको टेम्परेचर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, अगर जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ना हम फोर्सफुली अगर बैक्टीरिया सेल में डाल देते हैं मेनली, तो उसमें हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होगा कि कितने टेम्परेचर में जाइए। आर्टिफिशियल टेक्निक है सारे के सारे, हमें पीबीआर 322 जो पढ़े आर्टिफिशियल टेक्निक है हमारे, जो बॉलीवर ने दिया था, ठीक है, रोडिन यूज ने दिया था, ये चीज़ हमें याद रख लेना। तो हमें 42 डिग्री सेल्सियस का यूज़ किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ हीट शॉक जिसे कहते हैं, हीट शॉक, देन द पुटिंग देम बैक इनटू द आइस, फिर इसको आइस में रख जाते हैं। अब कैसे होता है ये आगे वाला प्रोसेस भी पढ़ोगे तभी अच्छे से समझ आएगा। दिस इनेबल्स बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया यानी आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये टूल्स ही पढ़ने मिली। दिस इज नॉट ओनली अ वे इंट्रोड्यूस, ये एक ऐसा अकेला टेक्निक नहीं है जो होस्ट सेल्स में डालने का। इन अ मेथड, अब दूसरा हमारा एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, एक माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा छोटा पतला सा नोक होता है उसका, माइक्रो इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक होता है। तो उसके थ्रू भी हम डाल देते हैं, उसके थ्रू भी डाला जाता है, ठीक है, होस्ट मतलब सेल्स में डाला जाता है। तो ये टेक्निक जो होता है ना बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना के देखूँ, जैसे मेरे पास ये होस्ट सेल है, मेरे पास बाहर से अगर मैं डालना हो उसका, ठीक है, डीएनए को, तो मैं एक नीडल्स होती है, बहुत पतली सी नीडल होती है, बहुत माइन्यूट सा पतला सा नीडल होता है, ठीक है, सिरिंज के थ्रू डाल दिया जाता है, इसमें मतलब डाल दिया जाता है, इसमें आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, इसमें आने के बाद आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस सेल्स में। ये हमारा अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं मान लो कहाँ गया, इसको मिटाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इसको, इसको जो हमारे पास जो भी वेक्टर्स का हमारे पास था, वेक्टर में हमने भी जाके बनाया जो हमने, ठीक है, वो हमें डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, होस्ट के अंदर डाल दिया। वो होस्ट के अंदर किसके अंदर, वो भी न्यूक्लियस के अंदर। जैसे एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे एनिमल सेल, ठीक है। अगर अनदर अगर मेथड यूज़ किया जाता है तो प्लांट सेल में, जैसे अगर IVF टेक्निक सब यूज़ की जाती है, पता है IVF टेक्निक सब यूज़ की जाती है, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का टेक्निक यूज़ किया जाता है। सुटेबल फॉर प्लांट्स का सेल्स आर बम्बार्ड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हाई वेलोसिटी। कुछ होता है ना जीन गन जिसे कहते हैं, जीन गन थ्रम ऐसे मारा जाता है, ठीक है, ये कई सारी मूवी में आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, साइंस फैक्ट वाली मूवी जो होती है मेनली। तो हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है, कोटेड विद द डीएनए। अब वो कोटेड मतलब डीएनए जो कोटेड होते हैं ना, गोल्ड या टंगस्टन से कोटेड होते हैं डीएनए। अब इसमें यूज़ किया जाता है एक मेथड बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड कहते हैं। जीन गन देख सकते हो थोड़ा बड़ा सा होता है, इतना बड़ा साइज होता है, अब साइज होता है पूरा स्किन में चिपका के मारा जाता है, बहुत थोड़ा सा हल्का सा छेद ऐसा होता है लेकिन महसूस हल्का सा होता है, ठीक है। तो एंड द लास्ट मेथड यूजेज द डिसआर्म्ड पैथोजन। अब डिसआर्म्ड पैथोजन हमारा क्या होता है, डिस का मतलब होता है आर्म पैथोजन, यानी अलग कर देना मतलब होता है डिसआर्म्ड, एंड वेक्टर्स विच अलाउड टू, अभी समझा रहा हूँ, विच अलाउड टू
इनफैक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था डायरेक्टली होस्ट सेल्स में डाल दिया उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है। तो होस्ट सेल में तो इसको डिसआर्म मेथड भी थोड़ा करते, तो हमने यहाँ पे 3-4 मेथड पढ़े। एक हमने माइक्रो इंजेक्शन, एक तो हमारा ऊपर वाला मेथड अलग था, ऊपर वाला हमने मेथड अलग था जिसको 42 डिग्री सेल्सियस में हमने हीट शॉक मेथड जिसे कहते हैं वो मेथड था। फिर आइस में डाल, यानी एक अचानक से हमने ठंडा करके गर्म कर दिया, ठीक है। मतलब यह कह सकते हैं 42 डिग्री से गर्म करके हमने अचानक से ठंडा कर दिया, ठीक है। तो हीट शॉक मेथड इसे कहते हैं। फिर माइक्रो इंजेक्शन आ गया दूसरा। फिर हमें बायोलिस्टिक यानी जीनगन मैसेज आ गया, वो सॉरी मेथड आ गया। इसके बाद हमें डिसआर्म हो गया। तो टोटल 1 2 3 1 4 मेथड हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अगर क्वेश्चन के तौर पे अगर मैं कहूँ ना, तो ये माइक्रो इंजेक्शन का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीन गन का क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, और डिसआर्म क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो नाउ वी हैव लर्न अबाउट द टूल्स ऑफ द, हमने अभी कौन सा टूल में थे, RDT के टूल्स पढ़ रहे थे मिली अगर कहीं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट्स डिस्कस द प्रोसेसिंग फैसिलिटिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। तो मेनली ये जीन गन मेथड जितने भी हमने पढ़े अभी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसे आप लोग जरूर देख के जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है हमारा, ठीक है, तो वो जो हमारा होएगा जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब इसमें हम आइसोलेट करने का प्रोसेस करेंगे। अभी अब तक हमने जीन गन हमने पढ़ लिया, हमने टूल्स के बारे में मिलनी पड़े। अब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स को आइसोलेट यानी अलग कैसे किया जाए, इसका जेनेटिक मटेरियल को अलग कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ डायग्राम अच्छा खासा दिखाया गया यहाँ पे हमें। इस डायग्राम को भी समझेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्पूलिंग मेथड दी गई है, ठीक है, स्पूलिंग मेथड। तो ये चीज़ याद रखना। एक यहाँ पे हमने एक कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया था मेनली। यहाँ पे कैल्शियम जो होता है हमारा केटाइन का यूज़ करता है पॉजिटिव। अब Cl2 होता है, माइनस में होता है, प्लस में होता है, तो मेनली केटाइन एनाइन होता है। तो कैल्शियम का मेनली यूज़ करते हैं इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज़ हमें याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो और भी अगर कुछ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए आप लोगों का हेल्प्स या सपोर्ट से ही यानी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का हेल्प सपोर्ट की हमें खास तरह से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। और भी हम कुछ नई नई चीज़ें कोशिश करें आप लोगों के लाने के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी अगर एक्सपेरिमेंट चीज़ें भी हमें करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस पर नीट 2023 के लिए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2024 के तक हमारे पास 24 में ही हम अगर कहा जाए तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। केमिस्ट्री के मेनली करके देखें, माइक्रोस्कोप में भी हम देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में हम बहुत सारे सेल्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन हम केमिस्ट्री के जरूर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हमें कर सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए रखते हैं, ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही कह सकता हूँ मैं लास्ट। और लेक्चर को पूरा देखें, अच्छा लगा तो भाई शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।